हेलो गाइस, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। गाइस, आज पेपर 2 पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार में हम यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे पाठचर्या विकास के निर्धारक एवं प्रेरक तत्व क्या हैं और कौन कौन से हैं। ये क्लास जो है 9th है और बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो गाइस, देर न करते हुए हम अपने पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है पाठचर्या के निर्धारक एवं प्रेरक तत्व कौन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पाठचर्या को इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष पूरा कर सके और शिक्षार्थी की सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह केवल संपूर्ण शैक्षिक प्रयासों में घटिया तत्वों या मामूली बातों को अपनाकर नहीं होगा। अगर वर्तमान और भविष्य की बहुआयामी चुनौतियों का मुकाबला करना हो तो उत्कृष्ट के साथ साथ पाठचर्या के अन्य 3 आधार स्तंभों प्रासंगिकता, समानता और उत्कृष्टता को संज्ञान में रखकर कुछ विषयों पर चिंतन करना होगा, जो निम्न प्रकार हैं। इसे बताया गया है पाठचर्या के निर्धारक एवं प्रेरक तत्व में बताया गया है कि पाठचर्या का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि इसमें कोई भी असमानता ना हो और असमानता के विरुद्ध ऐसा संघर्ष करना चाहिए कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी का जो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पाठचर्या का निर्माण कैसे करना चाहिए कि इसमें शिक्षार्थी की चहुमुखी विकास का ध्यान में रखते हुए उसका पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए या निर्धारण करना चाहिए। या केवल संपूर्ण शैक्षिक प्रयासों में घटिया तत्वों या मामूली बातों को अपनाकर नहीं होगा कि इसमें कोई भी कहीं भी पाठचर्या में किसी भी तत्व को या किसी भी विषय वस्तु को उठाकर रख दिया जाए। इससे पाठचर्या का निर्धारण नहीं होगा। अगर वर्तमान और भविष्य की बहुआयामी चुनौतियों को अगर मुकाबला करना होगा तो उसमें क्या करना होगा, उत्कृष्ट के साथ साथ उसमें उत्कृष्ट सबसे अच्छा जो है उसको रखने के साथ साथ पाठचर्या के 3 स्तंभों को भी ध्यान में रखकर पाठचर्या का निर्माण करना होगा। पाठचर्या में कौन से 3 स्तंभ होने चाहिए। नंबर 1 पे आता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मीन्स होता है इसमें कि पाठचर्या का निर्माण करते समय उसमें ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए जिसकी प्रासंगिकता हो सके, उसकी आवश्यकता हो। और समानता किसी भी बालक मान लो अपंग हो या फिर बहरा हो या अंधा हो, उसको भी समान तौर पर उसको सामान्य बच्चों की तरह उसको भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए या उसके अनुरूप ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर निर्धारण पाठचर्या का जो होता है निर्धारण किया जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट है शिक्षकों के अनुभव एवं चिंतन विषय। शिक्षकों के अनुभव व चिंतन विषय। इसमें बताया गया है कि पाठचर्या का निर्माण जैसे किया जाए तो इसमें शिक्षकों के अनुभव और चिंतन भी क्या हो, विषय भी सकारात्मक योगदान देते रहे। जो पाठचर्या का निर्माण कर रहे हों उसमें भी शिक्षकों का सकारात्मक रूप से शिक्षकों का योगदान होना चाहिए, उनका अनुभव लेना चाहिए, फिर उसका पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। यद्यपि पाठचर्या की रचना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। बताया गया है कि यद्यपि पाठचर्या की रचना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या जो होती है बहुत ही कम होती है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, जबकि पाठचर्या को लागू करने वालों में शिक्षकों का योगदान
शिक्षा प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शायद यही वजह है कि शिक्षकों को पाठचर्या रचनाकार की बजाय पाठचर्या का वाहक माना जाता है। इसमें बताया गया है कि जो भी पाठचर्या हमारा का निर्माण कर रहा हो, उसमें शिक्षकों का योगदान, उनका अनुभव और चिंतन विषय में भी उनका सकारात्मक रूप से योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षकों का अनुभव ना लिया जाए और ना फिर उनके सकारात्मक रूप से पाठचर्या का निर्धारण हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें शिक्षकों का अनुभव और चिंतन विषय का भी योगदान लेना चाहिए। इसमें जो शिक्षकों की संख्या जो होती है बहुत कम होती है, इसीलिए शिक्षकों को क्या कहा गया है? शिक्षकों को पाठचर्या रचनाकार की बजाय क्या कहा गया है? पाठचर्या वाहक माना जाता है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय अस्मिता का सुदृढ़ीकरण और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। इसमें बताया गया है कि कोई भी विद्यालय कोर्स होता है, उसके अंतर वस्तु द्वारा यह भी अपेक्षित है कि वह भारतीय सभ्यता का विश्व सभ्यता का भारतीय सभ्यता के विचार एवं कर्म पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्यक बोध के माध्यम से शिक्षार्थियों में भारतीय होने में गर्व करने की भावना का संचार और पोषण करें। इसमें बताया गया है कि जो भी विद्यालय कोर्स होता है उसमें हमारी भारतीय सभ्यता को या विश्व की सभ्यता को उसमें शामिल करना चाहिए, फिर उसका पाठचर्या का निर्धारण करना चाहिए, जिससे हमें क्या हो, शिक्षार्थियों में भारतीय होने में गर्व महसूस हो। फिर बताया गया है सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन के साथ गहराई से जुड़ा है, जो कि कई प्रकार के रंग रूपों से समृद्ध है। इस संदर्भ में शिक्षा को दो प्रकार की भूमिका एक साथ निभानी है। इसमें परंपरा संरक्षण के साथ गतिशीलता निहित होती है। इसमें बताया गया है कि जो सांस्कृतिक विरासत है, जो अगर हम विद्यालय कोर्स में उसका सम्मिलन कर लेंगे या समावेशन कर लेंगे तो उसकी गहराई को क्या विद्यार्थी जान पाएंगे और उसको जानकर उस सभ्यता को अपनाने में सक्षम होंगे। और जो सांस्कृतिक विरासत है वो दो रूपों में काम या भूमिका निभाती है, जिससे परंपरा संरक्षण रहती है और उसकी गतिशीलता निहित, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है वो परंपरा। तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा का विकल्प होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या का निर्माण हो रहा हो उसमें समावेशी शिक्षा का भी विकल्प एक तौर पे रखना चाहिए। जो इसमें बताया गया है कि सन 2001 में विशिष्ट आवश्यकताओं की शिक्षा पर श्वेत पत्र 61 समावेशी शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था की निर्माण 2001 में प्रसारित हुआ। इसमें समावेशी शिक्षा के संबंध में यह कहा गया कि समावेशी शिक्षा यह स्वीकार करती है कि सभी सीखने वाले किसी न किसी दृष्टि से भिन्न होते हैं। इसमें जो बताया गया है कि समावेशी शिक्षा में सभी लोगों को सम्मिलित कर लेना चाहिए, जो चाहे वो अपंग हो या फिर किसी दृष्टिबाधित हो या फिर उसके पैर ना हो या फिर वो बोल ना सकता हो। इन सभी को सम्मिलित करने के बाद इस समावेशी शिक्षा का निर्माण हो जाता है। इसमें सभी लोगों को या सामान्य बालक की तरह ही विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए कि जो बालक अपंग हो उनको भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो, सीखने में कोई समस्या ना आए। उनके सीखने से संबंधित आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। जो अपंग या दृष्टिबाधित होते हैं उनको सीखने में भी समय लगता है और धीरे धीरे सीखते हैं। उसी प्रकार सामान्य बालकों को दृष्टिबाधित बालकों के या विशिष्ट बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि दोनों बालक एक साथ पढ़ सके। फिर बताया गया है कि ये विभिन्नताएं हमारे लिए मूल्यवान है और तथा मानवीय अनुभव का एक सामान्य भाग है।
अतः सीखने वालों के बीच जो अंतर होता है उसको स्वीकार करते हुए हम उसका आदर करते हैं, चाहे वह अंतर वायु आयु के ऊपर हो या लिंग हो, नास्तिकता या भाषा, वर्ग, अपंगता किसी भी कारण क्यों ना हो। हमने बताया ना, अपंगता या दृष्टिबाधिक या आयु या लिंग होनी चाहिए, उस पर कोई भी इसका अंतर ना पड़े और उसका हम सम्मान पूर्वक उसका आदर करें, जिससे कि सभी लोग एक रूप से सीख सकें। चौथा पॉइंट है पर्यावरणीय विषयों का समावेशन। पाठ्यचर्या में ऐसे पर्यावरणीय कारकों का या विषयों का समावेशन करना चाहिए जिससे कि बालक जो है उन पर्यावरणीय विषयों के बारे में सीख सके। पर्यावरण में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कौन सी समस्याएं उनके लिए घातक हो सकती हैं, उन सभी विषयों उन सभी बिंदुओं को पाठ्यचर्या में रखना चाहिए जिससे कि पर्यावरणीय विषयों का समावेशन पाठ्यचर्या में हो सके। बताया गया है कि पाठ्यचर्या के लिए के अन्य निर्धारकों के अतिरिक्त कुछ आलोचनात्मक चिंतन विषयों का भी ध्यान पाठ विषयों के अंतर्गत करना चाहिए। निरंतर बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण एक चिंतित विषय है, अतः सबसे पहले पर्यावरणीय संरक्षण को पाठ्यचर्या में स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए। बताया गया है कि जी पर्यावरण में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, सबसे पहला कारण तो पर्यावरण प्रदूषण है, जिससे हमें सांस लेने में समस्याएं होती हैं। इस समस्या को पहले ही क्या करना चाहिए, सम्मिलित कर लेना चाहिए, जिससे कि पाठ्यचर्या से बालक उससे ज्ञान अर्जित करके उस पर्यावरण प्रदूषण को हल करने में सक्षम बने। पांचवा पॉइंट है छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार को संज्ञान में रखना चाहिए। इसमें बताया गया कि इस पाठ्यचर्या में निर्धारण में जब हम बालकों के सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे जिससे हमारे जो असंख्य ऐसी स्थानीय परंपराएं हैं जो कई समुदायों और व्यक्ति होते हैं जो भारत के पर्यावरण के विविध रूपों की सूचनाओं और उनके प्रबंधन संबंधी ज्ञान के भंडार है, जो उन्होंने पीढ़ियों से परंपरागत ज्ञान के रूप में पाने के साथ अपने व्यवहारिक अनुभव से भी प्राप्त किया है। इसमें विद्यालय परंपरा को भी जोड़ा जा सकता है। इसे बताया गया है कि जो हमारा छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक जो सरोकार हैं, जो उनको ध्यान में रखकर हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे, उसमें ऐसे स्थानीय परंपराएं होती हैं जो कई समुदाय या व्यक्ति से संबंधित होती हैं, जो हमारी पीढ़ी जो अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखते हुए उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाते रहते हैं और सीखते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो परंपरागत ज्ञान होता है वो बना रहता है और वो जो पीढ़ी होती है वर्तमान में, वो अपने व्यवहारिक ज्ञान के अनुभव के आधार पर जो प्राप्त करते हैं ज्ञान, और जो अपनी पीढ़ी जो अपने बुजुर्गों से प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान के रूप में संचारित होता रहता है। इसमें विद्यालय परंपरा को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि विद्यालय परंपरा को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो एक बालक से क्या होते हैं, अधिक ज्ञानवान होते हैं, जो पिछली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को पिछली पीढ़ी की परंपरा को अगली पीढ़ी को क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। अधिगमकर्ता की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जो सीखने वाले लोग होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अधिगमकर्ता का विशेष स्थान होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो होता है, जो सीखने वाला होता है, उसका विशेष स्थान माना गया है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब पाठ्यचर्या विद्यार्थी के संपूर्ण विकास में मदद करे। इसमें बताया गया है कि जो पाठ्यचर्या का निर्माण हो वो बालक के संपूर्ण विकास में मदद करे, चाहे वो संज्ञानात्मक हो या शारीरिक हो या भावनात्मक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। इन सभी विकासों को ध्यान में रखते हुए
पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके, जो केवल पाठचर्या द्वारा ही क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है अध्ययनकर्ताओं की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं के आधार पर भिन्न होता है। जो विद्यार्थी अध्ययन सीखने वाला होता है उसकी रुचियाँ जो होती है अलग होती हैं, उसकी आवश्यकताएं अलग होती है, उसकी योग्यता अलग होती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या में इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है बिना किसी रुकावट के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। ये सभी क्या है, हमारे पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक एवं प्रेरक तत्व के रूप में उपयोगी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नई वीडियो प्राप्त होती रहे। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे पाठचर्या के सिद्धांत कौन कौन से हैं जो कि पाठचर्या निर्माण में उपयोगी होते हैं। ऐसे सिद्धांत कौन कौन से हैं जो पाठचर्या के लिए महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू।